गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एडी सिविल सर्विसेज क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपको अपना जो जीएस पेपर चारों जो मैंने दिया था उसके क्वेश्चन का डिस्कशन कराऊंगा और अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा इस पे में। मैं वीडियो अभी नहीं बना पा रहा था क्योंकि कल शाम को ही पेपर ख़त्म हुआ, थोड़ी तबीयत भी डाउन थी, इस कारण से मैं वीडियो नहीं बना पाया। तो मैं सोचा कि चलो आज वीडियो बना लेते हैं। इसके पहले मैंने ऐसे का डाला हुआ है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं पेपर का क्वेश्चन पढ़ दूंगा, इसके बाद मैं बताऊंगा कैसा क्वेश्चन आया हुआ था। चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। प्राचीन भारत के विकास की दिशा में भौगोलिक कारकों की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये दिखा रहा था कि इतिहास कैसे भूगोल भूगोल कैसे इतिहास को प्रभावित करता है। इसी पे क्वेश्चन है, अगर देखा जाए सीधा सीधा तो प्राचीन भारत में कैसे प्रभावित किया। तो प्राचीन भारत जितने भी सभ्यता हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता, मौर्य काल, गुप्त काल, इसका कुछ ना कुछ एंगल लेके आपको बताना था। नदी, पर्वत, वहाँ के मैदान, इस सब का कॉन्सेप्ट लेकर बताना था आपको कि किस तरह से वहाँ की सभ्यता के विकास में भौगोलिक कारकों की भूमिका रही। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है, महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर में शिक्षा और राष्ट्रवाद के प्रति क्या सोच था। तो यहाँ पर दोनों को अंतर करना होता, शिक्षा को अलग बताना था और राष्ट्रवाद को अलग करके बताना था। ठीक है। इसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन, विश्व के विभिन्न देशों में रेलवे के आगमन से होने वाले सामाजिक आर्थिक प्रभाव को उजागर कीजिए। तो ये क्वेश्चन अपने आप में वर्ल्ड हिस्ट्री का ही है। ठीक है। भारत के संदर्भ में इसको एक एंगल लिखना था, लेकिन कुल मिला के इसको ओवरऑल लिखना था कि जैसे 1830 में जब रेलवे का विकास हुआ तो खुद ब्रिटेन में क्या प्रभाव पड़ा, अफ्रीकन देशों में क्या प्रभाव पड़ा, और जो औपनिवेशिक देश थे वहाँ पे क्या प्रभाव पड़ा। सामाजिक आर्थिक प्रभाव दोनों को अलग करके यहाँ पर लिखना था। इसका चौथा नंबर, उस निकटबंधीय देशों में खास सुरक्षा पर जलवायु परिवर्तन के परिणामों की विवेचना कीजिए। तो यहाँ बताना था कि जो भी उसने कटबंधी देश है, जिसमें मेनली जो साउथ एशिया का जो रीजन है वो आता है, तो उसमें बता रहा था आपको कि जो जल सॉरी जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसका क्या परिणाम है। जलवायु परिवर्तन मेनली आपको बता रहा था कि समुद्री जलस्तर, ग्लेशियर पिघल रहा है, समुद्री जलस्तर बढ़ रहा है, तो वहाँ पर जो तटीय जो स्तर पर जो कृषि है वो प्रभावित होती है। ये मानसून का पैटर्न चेंज हो रहा है, तो उससे क्या होता है कि कहीं ज़्यादा वर्षा हो जाती है तो बाढ़ और सूखे की समस्या आती है। उत्तरी बिहार में बहुत सारे फसल आपने देखा होगा बर्बाद हो जाती है, हर साल एक दो साल छोड़ के वहाँ पर बाढ़ आता ही आता है। ठीक है। इसके अलावा नए नए रोगों का प्रकोप भी हो रहा है, जिससे बहुत सारे फसल बर्बाद हो जाते हैं। तो ये सब आपको उस एंगल को बताना था कि किस तरह से खास सुरक्षा पर प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है। और इसका उपाय क्या हो सकता है पूछा नहीं है, फिर भी आप चाहेगा तो वहाँ पर बता सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन लिखने के समय में ना जितना पूछा उतना बता दीजिए, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास जगह बचता है, टाइम बचता है, तो आगे के बारे में बताइए कि हाँ इसका क्या उपाय है। वरना आपको कोई एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, जितना पूछ रहा है उतना बता दीजिएगा तो काम हो जाएगा आपका। पाँचवा नंबर, आज विश्व ताजे जल के संसाधनों की उपलब्धता और पहुंच के संकट से क्यों जूझ रहा है। तो यहाँ पर मैंने बताया था कि जो 70% जो पृथ्वी का जो एरिया है वो समुद्र से घिरा हुआ है, लेकिन ताजे जल की जो उपलब्धता बात की जाए वो मात्र 3% ही है। उसमें ज़्यादातर जो है वो ग्लेशियर में इकट्ठा है, नदियों वगैरह में उससे कम मात्रा में पानी इकट्ठा है। तुम बताना था यहाँ पे कि कैसे किस प्रकार से संकट हो रही है, ये बताना था। इसमें आप विभिन्न जो अंतर्राज्यीय जल विवाद होते हैं वो बता देना था आपको। ठीक है। इसके अलावा वैसे तो जो नदियाँ झील जो सूख रही है उसका संदर्भ आप ले सकते हैं। ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन, ये अपने आप में बहुत ही देखा जाए तो ट्रिकी क्वेश्चन था या टफ क्वेश्चन था। अगर आपको नहीं आ रहा तो इसको छोड़ने ही भला ही है। 6 नंबर क्वेश्चन, फ्योर्ड कैसे बनते हैं, वे दुनिया के कुछ सबसे सुरम्य क्षेत्रों का निर्माण क्यों करते हैं। तो ये बहुत स्पेसिफिक है, अगर आपको आता है ज्योग्राफी का ही तो लिखिए, नहीं तो फिर यहाँ पर बात बनाने का ऑप्शन बनता नहीं है। ठीक है। बाकी सब थोड़ा बहुत आप इधर उधर कर सकते हैं, इसमें कोई इधर उधर करने के लिए बात नहीं है। 7 नंबर क्वेश्चन, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था कि दक्षिण पश्चिम मानसून भोजपुर क्षेत्र में पूर्वैया पूर्वी क्यों कहलाता है। इस दिशा पर मौसमी पवन प्रणाली ने क्षेत्र के सांस्कृतिक लोकाचार को कैसे प्रभावित किया है। तो यहाँ पे आपको बताना था कि भोजपुर जो रीजन है वो उसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, जैसे कि इसमें बक्सर हो जाएगा, रोहतास, सासाराम, भभुआ, बलिया वगैरह हो जाएगा। और पूर्वी पश्चिमी सॉरी जो पूर्वी यूपी का जो क्षेत्र है वो सारा हो जाएगा, बनारस वगैरह हो जाएगा। वहाँ पर आपको बताना था कि ये जो
पुरवैया है, दक्षिण पश्चिम मानसून है, उसको पुरवैया क्यों बोला था? तो दिशा कारण बोला था क्योंकि जो पवनें होती है पूर्व से पश्चिम की ओर आती है, इसलिए उसको पुरवैया बोलते। दक्षिण पश्चिम मानसून जो पूर्वोत्तर से होकर इधर आता है, तो इसलिए उसको बोलते हैं पुरवैया। इसका लोक संस्कृति के लोकाचार पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो आपने देखा होगा जो भोजपुरी जन का अगर आप होंगे तो वहाँ पर पुरवैया के लेकर बहुत सारे गाने बने हुए हैं, ठीक है ना। और स्थानीय स्तर पर बहुत उसका महत्व है पुरवैया का। तो वहाँ पर उस चीज़ का एंगल आपको वहाँ पर लेना था, ठीक है। 8वां नंबर, क्या आप सोचते हैं कि आधुनिक भारत में विवाह एक संस्कार के रूप में अपना मूल्य खोता जा रहा है? अगर इस तरह क्वेश्चन आए कि मूल्य खोता जा रहा है, आपसे पूछ रहा हो, तो आपको दोनों पक्ष लेना है कि मूल्य खोता जा रहा है तो किस एंगल से खो रहा है, और नहीं खो रहा है तो किस एंगल से नहीं खो रहा है, ठीक है। तो इसका उत्तर आप बता सकते हैं। पहले तो विवाह के बारे में बता सकते हैं कि विवाह है क्या। ये मैंने सोसाइटी का क्वेश्चन है, इस वजह सोसाइटी के क्वेश्चन आए थे ना, थोड़ा सा डीप आए हुए थे। जो सोशोलॉजी वाले जिनका ऑप्शन होगा उनको थोड़ा सा यहाँ पर बेनिफिट मिल सकता है, ठीक है। तो विवाह को आपको डिफाइन करके बताना था कि कैसे मुल्क होता जा रहा है। तो मुल्क होने में सबसे बड़ा एंगल आया था आपका कि वर्तमान में हम लोग उपभोक्ता संस्कृति की ओर बढ़ावा मिल रहा है, ठीक है ना। इसके अलावा देखा जाए तो नए नए कॉन्सेप्ट समाज में आ रहे हैं, जैसे लिविंग रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट आ रहा है, ठीक है। इसके बाद बताना था आपको कि शहरी क्षेत्र में जो बड़े बड़े सिटी है वहाँ पर तलाक का कल्चर भी बढ़ रहा है। तो ये सारे आप बताते हैं कि वहाँ पर कहीं ना कहीं पहले की अपेक्षा कम हुआ है विवाह का जो मूल्य है। लेकिन आपको बताना ओवरऑल जो भारतीय समाज है उसमें विवाह की स्थिति क्या है। तो वहाँ पर बताना है कि ओवरऑल भारतीय समाज में विवाह की स्थिति अभी भी काफ़ी मजबूत है, अगर हम पश्चिमी देशों की तुलना करें तो, ठीक है। आज भी विवाह यहाँ पर पवित्र रिश्ता माना जाता है। और कहीं ना कहीं विवाह जो होता है दो स्त्री पुरुषों के बीच में संबंध नहीं होता, दो परिवारों के बीच का संबंध होता है, ठीक है। और यही वजह है कि एक तो वजह यह भी है कि बहुत सी महिलाएं हैं जो आर्थिक रूप से अपने पुरुषों पर डिपेंड है, तो वहाँ पर तलाक लेना आसान होता नहीं है। तो वहाँ पर चाहे मजबूरी हो या फिर स्वेच्छा हो, जो भी हो, वहाँ पर साथ रहना मजबूरी बन जाती है, ठीक है। प्लस में तलाक को समाज में सही दृष्टिकोण से नहीं देखा जाता है। तो ये सारी चीज़ों को लेकर बता रहा था कि आज भी जो विवाह संस्था है हमारे समाज में काफ़ी डोमिनेंट स्तर पर विद्वान है, ठीक है ना। ये बताना था आपको। 9 नंबर, भारतीय समाज में नवयुवतियों की में आत्महत्या क्यों बढ़ रही है, स्पष्ट कीजिए। तो देखिए आत्महत्या पर क्वेश्चन है ये। तो आत्महत्या तो ओवरऑल देखा जाए तो ये कोई जेंडर स्पेसिफिक समस्या नहीं है, ठीक है। आत्महत्या कोई भी कर सकता है, किसान भी कर सकता है, एक पुरुष भी कर सकता है, महिला भी कर सकता है, लेकिन स्पेसिफिक नवयुवतियों को पूछा। तो एक तो आपको कारण बताना है कि जो नॉर्मल कारण सब जो सबके लिए है, जैसे कि अभी हम देखते हैं कि ये पढ़ाई पर समाज का दबाव, ठीक है। जैसे कोटा वगैरह में देखते होगा आपके बच्चे सुसाइड कर लेते हैं दबाव में कि सुसाइड ही नहीं हो पाएगा। तो वो जेंडर न्यूट्रल है, वहाँ पर दोनों बच्चे करते हैं, चाहे छात्र हो या छात्राएं हो, दोनों पर सेम प्रेशर होता है, ठीक है। तो वहाँ पर एक एंगल ले सकते हैं। स्पेसिफिक एंगल में ले सकते हैं आप कि जैसे कि कई बार सामाजिक कारण होता है, ठीक है। जो रूढ़ियाँ होती है कुछ, जैसे कि दहेज प्रथा हो गया, वहाँ पर एक दबाव बनता है। तो वहाँ पर सामाजिक प्रतिष्ठा के कारण भी, कई बार दबाव के कारण भी जो युवतियाँ होती है सुसाइड कर लेती है। जैसे कि आपने ये मूवी देखा होगा, रक्षाबंधन मूवी देखा होगा आपने, ठीक है। तो वहाँ पर वो सुसाइड कर लेती है दबाव के कारण, ठीक है। उसके बाद फिर एक तीसरा तीसरा एंगल ये आता है कि जो शिक्षित जो युवतियाँ जो जॉब करती है, कहीं ना कहीं वहाँ पर उनको बस दोहरा कारोबार होता है, एक तो घर का काम करना है, ऑफिस का भी काम करना है, दोनों काम करना है। तो वहाँ पर एक मेंटल प्रेशर काफ़ी आ जाता है। तो वहाँ भी एक एंगल आ सकता है सुसाइड का। तो अलग अलग बांट के आपको बताना था इसको। 10 नंबर क्वेश्चन, बच्चों को दुलारने की जगह अब मोबाइल ने ले ली है, बच्चे के समाजीकरण में इसके प्रभाव की चर्चा कीजिए। तो इस सोशल मीडिया का प्रभाव कह सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिक इस एंगल में कि पूछा है कि बच्चों को दुलारने की जगह अब मोबाइल ले ली, मतलब ये कहीं ना कहीं मोबाइल का नेगेटिव एंगल जानना चाह रहा है बच्चों पे समाजीकरण के प्रभाव पे क्या हो रहा है। तो इसका 60 से 70% आपको मोबाइल का नेगेटिव प्रभाव बता रहा था बच्चों पे। ये बताना था कि जो बच्चे जो मोबाइल का यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं उनका परिवार से कटाव हो जाता है, लगा अलगाव हो जाता है, ठीक है। वो अपने में मग्न रहते हैं। दूसरा एक मानसिक अवसाद की समस्या आ जाती है, लगातार मोबाइल का यूज करने से कहीं ना कहीं एक मेंटल स्ट्रेस पर प्रभाव पड़ता है। तीसरा बता सकते हैं कि जो खेल संस्कृति थी वो ख़त्म होती जा रही है, इससे कि बच्चों में जो आपसे जो लगाव था आप अपने बच्चों में, वो ख़त्म होता जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा संवेगों का तीव्र होना,
ठीक है, इसके कई बार ऐसा होता है कि मोबाइल में ही कई बार ऐसे ऐसे गेम्स होते हैं जो बच्चों को सुसाइड की ओर प्रेरित करते हैं, जैसे ब्लू व्हेल गेम आप ले सकते हैं। तो ये सारा एंगल नेगेटिव पॉइंट था। बाकी कुछ कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी है, लेकिन कम है। यहाँ पर जो क्वेश्चन का डिमांड है वो नेगेटिव को लेकर ज़्यादा है, तो एक दो पॉइंट पॉजिटिव ले दीजिए, बाकी आप बता दीजिए कि हाँ ये प्रभाव है। और ये आने वाले समय बढ़ने वाला है, घटने वाला नहीं है, ठीक है। अभी 70 करोड़ मोबाइल यूजर इंडिया में है, तो और ये बढ़कर 90 करोड़ हो जाएगा 2025 तक। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये घटने का तो अभी नहीं दिखाई, कोई आसार दिखाई दे रहा। बस ये है कि मोबाइल का प्रयोग कैसे किया जाए, इससे सर्व जागरूकता फैलाई जाए ताकि उसका सही यूज हो जाए, ठीक है। ये आप बता सकते हो। इसका एक अच्छा केस स्टडी ये था कि जो चाइना में एक इसके लिए एक बेहतर विनियामक जो कानून है वो बनाया जा सकता है। चाइना का मैं एग्जाम्पल देता हूँ। चाइना में क्या है कि वहाँ का टिकटॉक का वर्जन अलग है और अमेरिका का टिकटॉक का वर्जन अलग है। जो चाइना में जो टिकटॉक का वर्जन है, वहाँ पर एक एज लिमिट के पहले जो बच्चों, क्योंकि वहाँ पर सारा चीज़ उनको पूरा निगरानी सब पे रखता है, उनको सबको पता है किस एज का बच्चा मोबाइल यूज़ कर रहा है। तो वहाँ पे क्या होता है कि अगर 14 साल से कम का बच्चा है तो वहाँ पर उसी कंटेंट को दिखाया जाएगा जो उनके लिए बेहतर हो, जैसे कि साइंटिस्ट बनना, कोई टीचर बनना, इन सब चीज़ों से रिलेटेड कंटेंट दिखाया जाता है, वैज्ञानिक बनना। लेकिन पश्चिम में ऐसा कोई, जैसे जो टिकटॉक वर्जन वहाँ पे अमेरिका में, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे कैसा भी कंटेंट दिखा देते हैं वो लोग। तो जब ये सर्वे कराया गया तो पाया गया कि अमेरिका का जो मैक्सिमम बच्चे हैं वो ब्लॉगर बनना चाह रहे हैं, ठीक है। और चाइना के जो मैक्सिमम बच्चे हैं वो बनना चाह रहे हैं साइंटिस्ट, प्रोफेसर, कोई कुछ बनना चाह रहा है। तो ये पूरे जनरेशन को देखा जाए ना तो बिगाड़ रहा है कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का इम्पैक्ट, स्पेशली मोबाइल का इम्पैक्ट, ठीक है। तो ये आप बता सकते हैं सुझाव में कि यहाँ पर ऐसे तो ओवरऑल मोबाइल कम ही दिया जाए, लेकिन दिया जाए तो एक सरकार के द्वारा एक बेहतर विनियामक के द्वारा ऐसा कंटेंट दिखाया जाए जिससे कि उनको उनके उनका जो विकास हो, मानसिक और शारीरिक दोनों स्तर पर बेहतर हो, ठीक है। तो यह आप यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट 11 नंबर, वैदिक समाज और धर्म की मुख्य विशेषताएं क्या है? क्या आप सोचते हैं कि उनमें से कुछ विशेषताएं भारतीय समाज में अभी भी प्रचलित है? देखिए, ये क्वेश्चन हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर से है। यहाँ पर पहले तो आपको वैदिक समाज के बारे में बताना था और धर्म का अपना अलग अलग बताना था, उनकी विशेषता क्या क्या है, ठीक है। बताना था कि समाज की में स्थिति क्या थी समाज में उस समय, स्पेशली वैदिक समाज जो शुरुआत में, जो समाज था उत्तर वैदिक काल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। वहाँ महिलाओं की स्थिति ठीक थी, ठीक है ना। जैसे कि लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता जैसी विदुषिया विद्वान थी। इसके अलावा जो वर्णाश्रम जो व्यवस्था था वो भी कर्म के आधार पर था, जन्म के आधार पर नहीं था, ठीक है। इन सब के अलावा धर्म की बात करें, धर्म में आपको वहाँ पर मेनली जो देवता थे वो आ, प्रजापति उस समय के मेन देवता थे, ठीक है ना। इसके अलावा धर्म में जो उस समय ऋग्वेद ऋग्वेद और सामवेद का उस समय निर्माण हुआ था, ठीक है। तो इस तरह से आपको बताना था। बात में वैदिक समाज दोनों आता है, हालांकि उत्तर वैदिक और ऋग्वैदिक काल दोनों शामिल है, ठीक है। तो दोनों को अलग अलग विशेषता बताना था आपको। यहाँ पे बताना था कि फिर पूछ रहा है कि आप सोचते हैं कुछ विशेषता वर्तमान अभी प्रचलित है, तो उस समय क्या विशेषता अभी प्रचलित है? तो देखिए, कुछ सकारात्मक विशेषताएं, कुछ नकारात्मक विशेषताएं भी। सकारात्मक विशेषता बता सकते हैं, गायत्री मंत्र वही का लिया गया है, ठीक है ना। हमारा आ, जो सत्यमेव जयते का जो लिया, मुंडो को उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। इसके अलावा जो यज्ञ की जो परंपरा है कहीं ना कहीं वहाँ से दिखाई देती है हमें। तो ये सब बताना था। फिर बताना था कि कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि वर्णाश्रम व्यवस्था जो उत्तरवर्ती काल में जन्म के आधार पर हो गया था, उसी का आगे चलकर वो जाति व्यवस्था में कन्वर्ट हो गया, और आज जाति व्यवस्था भारतीय समाज की एक बहुत बड़ी विशेषता है, ठीक है। वो नेगेटिव विशेषता है लेकिन है वहीं, कहीं ना कहीं दिखता है प्रभाव उसका। तो इस तरह से दोनों 15 नंबर क्वेश्चन है, तो ऐसा नहीं सारा अंक तो नहीं ले सकते आप, लेकिन पॉइंट वाइज करके 5-6 विशेषता बता दीजिए, ठीक है। 2-3 पॉजिटिव, 1-2 नेगेटिव। बाकी यहाँ पर पहला जो पार्ट है ये दोनों पे आपको 7.5 मिलने वाला था। यहाँ पे दोनों का समाज को अलग करके, धर्म को अलग करके, यहाँ विशेषता है पॉजिटिव और नेगेटिव, फिर कंक्लूड कर दीजिए, ठीक है। फिर 12 नंबर क्वेश्चन, सल्तनत काल के दौरान किए गए बड़े तकनीकी बदलाव क्या थे? उन तकनीकी बदलाव ने भारतीय समाज को कैसे प्रभावित किया? देखिए, ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत टफ है क्योंकि तकनीकी बदलाव सल्तनत काल में पूछ रहा है। तो ऐसा कुछ तो तकनीक जो मध्य युग में, आपको ही पता है मध्य युग अंधकार युग था, उस समय कुछ ज़्यादा साइंटिफिक टेम्परामेंट टाइप का कॉन्सेप्ट था नहीं उस समय, ठीक है।
पुनर्जागरण भी आया था पश्चिम में बहुत दिन बाद, 1453 में आया था। तो देखा जाए तो उस समय कुछ ऐसा नहीं नहीं था, लेकिन फिर भी आपको बताना होगा। तो ये बता सकते हैं आप कि तकनीकी स्तर पर जो स्थापत्य कला के क्षेत्र में बता सकते हैं, आर्ट एंड कल्चर क्षेत्र में पहला लिंटर और सातिर की पद्धति, बाद में यहाँ पर मेहराब गुंबद मीनार वगैरह आए थे। तो कहीं ना कहीं तकनीकी विकास ही तो है ना कि स्थापत्य कला क्षेत्र में। तो बाद में इंडो इस्लामिक प्रथा का यहाँ पर जन्म हुआ, वो बता सकते हैं आप, ठीक है ना। इसके बाद पहले हम लोग पास अरबेस्क और सुलेख, सॉरी, पहले हम लोग के पास इस, और उसके बाद यहाँ पर और भी चीज़ें थी जो स्थापत्य कला क्षेत्र में बोल सकते हैं, या चित्रकला जो भी उसको बोल सकते हैं आप। पेटाडोरा हो गया, अरबेस्क हो गया, सुलेखन हो गया, ये सारी चीज़ों को आप दे सकते हैं, ठीक है ना। फिर छाया चित्र का भी कॉन्सेप्ट देखा जाए तो उस समय आया था, ये बता सकते हैं आप तकनीकी बदलाव में। इसके अलावा आप कुछ प्रशासन का भी एंगल ले सकते हैं, जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा घोड़े की दाग और हुलिया की पद्धति, एमबीटी का जो नया इनोवेशन था सिक्के को लेके, उसको आप दे सकते हैं। उस समय के लिए नया था, लेकिन आज के लिए तो कॉमन है पूरे देश में। इसके बाद आप बता सकते हैं कि जो माप का जो पैमाना था गज सेकेंडरी, वो सब एंगल ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको मिला जुला कर लिखना था, ठीक है ना। भारतीय भारतीय समाज को कैसे प्रभावित किया, तो उसको आप वहाँ पर समाज समाज से जोड़ के लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन, भारत में औपनिवेशिक शासन ने आदिवासियों को कैसे प्रभावित किया और औपनिवेशिक उत्पीड़न के प्रति आदिवासी प्रतिक्रिया क्या थी। तो यहाँ पे आपको बताना था कि औपनिवेशिक शासन का आदिवासी प्रभाव कैसे प्रभावित किया। तो आपको ही पता था कि आदिवासियों के जो मुख्य जो धरोहर था, उनकी जो संपत्ति थी, वो उनका जंगल ही सब कुछ था। और वन कानून लाया गया, आर्थिक नीति जो लाई गई, उसमें उनके वो अधिकार छीन लिए गए। उनकी जो पारंपरिक जो व्यवस्था थी, जैसे कि संथाल में जो कुटकुटी व्यवस्था थी, उसको छीन लिया गया, ठीक है। बाहरी लोगों का प्रवेश उनके क्षेत्र में हुआ। तो इस तरह से उनके पूरे जीवन व्यवस्था को प्रभावित किया अंग्रेजों की जो नीतियाँ थी। प्रतिक्रिया का प्रतिक्रिया उन्होंने हिंसक विद्रोह किया इसका। तो जितने भी जो जनजातीय विद्रोह हुए उसका नाम बताना था आपको, जैसे कि मुंडा, संथाल, इसके बाद खांसी विद्रोह, तो चुआर विद्रोह, जितना था सब बताना था आपको, वहाँ पर बताना था। फिर प्रभाव क्या हुआ, प्रभाव यही हुआ कि उनका दमन हो गया। कुछ कुछ चीज़ें अच्छी निकल के आई, जैसे कि संथाल परगना एक्ट आया था 56 में। उसके बाद थोड़ा नागपुर काश्तकारी अधिनियम आया था 1908 में। तो कुछ कुछ चीज़ें अच्छी हुई, लेकिन ओवरऑल कुल मिला के इन्होंने देखा जाए तो इनकी जो रवैया था अंग्रेज़ों का, वो काफ़ी ख़राब था, ठीक है। इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन, भारत की लंबी तटरेखीय संसाधन क्षमताओं पर टिप्पणी कीजिए और इन क्षेत्रों में प्राकृतिक खतरे की तैयारी की स्थिति पर प्रकाश डालिए। तो लंबी तटरेखीय संसाधन बताना था कि 7500 किलोमीटर का हम लोग का तटरेखा है, वो आपको बताना था। और उसके बाद बताना था कि उसका कैसे कैसे उसका यूज हो रहा है, उस पर कितनी क्षमता है, ठीक है ना। ब्लू इकोनॉमी को लेकर बताना था आपको कि मत्स्य क्षेत्र में हम लोग तीसरे स्थान पे हैं। इसके बाद इंग्लैंड इंग्लैंड का तो यहाँ पर लेना नहीं था, लेकिन अब तटीय में दे सकते हैं कि तीसरे स्थान पे है। इसके अलावा ऊर्जा संसाधन के दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऊर्जा में भी आप ओटेक का एग्जाम्पल ले सकते हैं। इसके अलावा ज्वारीय ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा, जो तटीय जो क्षेत्र जो पवन जो चक्के लगाए थे उसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो इस संसाधन के दृष्टिकोण, आर्थिक संसाधन के दृष्टिकोण से हो गया। पर्यावरण दृष्टिकोण से मैंग्रोव वगैरह हो गए, तो कोरल रीफ हो गया। सारा आपको एंगल लेना था, अलग अलग करके बांट सकते हैं आप, ठीक है। इन क्षेत्र में प्राकृतिक खतरा था। प्राकृतिक खतरा क्या है इसमें बताना है आपको कि जलवायु प्रदूषण से ग्लोबल वार्मिंग जो हो रहा है, उससे जो समुद्र तट ग्लेशियर पिघल रहा है, समुद्र तट का जलस्तर ऊपर आ रहा है, तो उससे तटीय जो नगर है डूबने की संभावना है, वो पहला खतरा है। दूसरा खतरा है चक्रवात का जो हर साल आता है, सुनामी का भी खतरा है। तो इन सारे खतरों को आपको कैटेगराइज कर देना था। भारत की तैयारी क्या बताना था, तैयारी भारत की बताना था कि तैयारी में आप बता सकते हैं कि हमारा जो इसरो है वो स्पेसिफिक सेटेलाइट लॉन्च करता है, जिससे कि हम पता लगा पाए कि उस क्षेत्र में कौन सा चक्रवात आने वाला है। मौसम पूर्वानुमान प्रणाली हो गया। इन सब के अलावा साइक्लोन आने से पूर्व हम लोग उसकी दिशा का पता लगा लेते हैं और वहाँ के लोगों को स्थापित कर लेते हैं। चक्रवात तो पहले भी आता था, पर अभी उसकी क्षति होती है ना, क्षति का जो इम्पैक्ट है वो कम होता है, क्योंकि वहाँ से लोगों को हम लोग स्थापित कर देते हैं, वो आपको बताना था। इसके अलावा कई अभी हाल ही में एक मौसम अलर्ट सिस्टम जारी हुआ है, आपके मोबाइल में भी आया होगा उस तरह का कुछ। तो वो अभी नया प्रयोग चल रहा है, पश्चिम में भी चल रहा है, इंडिया भी चल रहा है। तो यहाँ पर स्तर पर वो काफ़ी अच्छा सिस्टम है कि अगर आपने देखा होगा जब मौसम ख़राब होता है ना,
मान लीजिए कहीं चक्रवात आने वाला है, मौसम खराब हो गया, तब इंफॉर्मेशन दीजिए कैसे, क्योंकि वहाँ पर नेट काम नहीं करेगा, नेटवर्क काम नहीं करेगा। तो ऐसे में सरकार एक ऐसा चीज़ पर काम कर रही है जो बिना नेटवर्क के आप पे आपदा प्रणाली का जो सूचना है वो भेज दे। तो उसी चीज़ पर काम हो रहा है, तो उसको भी यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है 15 नंबर, कि भारत में प्राकृतिक वनस्पति की विविधता के लिए उत्तरदायी कारकों को पहचानिए और उनकी विवेचना कीजिए। भारत के वर्षावन क्षेत्रों में वन्य जीव अभयारण्यों का महत्व का वर्णन कीजिए। तो बताना था कि प्राकृतिक वनस्पति की विविधता के उत्तरदायी कारक क्या क्या है। तो सबसे पहला तो आपको पता है कि वर्षा है। भारत में वर्षा की विविधता बहुत ज़्यादा है और वर्षा का वन से डायरेक्ट कनेक्शन होता है। ठीक है। बताना था कि जो पश्चिमी घाट हैं, अंडमान निकोबार है, वहाँ पर अत्यधिक 200 सेंटीमीटर अधिक वर्षा होती है। तो वहाँ पर कैसे वन पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। जहाँ पर वर्षा 100 से 200 होती है वहाँ पर सामान्यतः पतझड़ वन पाए जाते हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश वाला जो रीजन है वहाँ पे वर्षा एवरेज एवरेज होती है, मतलब 100 से 200, तो वहाँ पर पतझड़ वन पाए जाते हैं। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ वर्षा 100 से कम या 50 से भी कम होती है, वहाँ पर मरुस्थलीय वन पाए जाते हैं, जैसे राजस्थान हो गया। ये वर्षा फैक्टर हो गया। फिर उच्चावच फैक्टर डालना था आपको। उच्चावच में क्या हो जाएगा, पर्वत हो जाएगा, पर्वत पठार। तो जैसे हिमालय है, तो हिमालय का अपना अलग सिस्टम चलता है वन का। ठीक है। धरातल पे कुछ और वन, उसके ऊपर कुछ और, सबसे ऊपर सॉरी अल्पाइन वन पाए जाते हैं। तो वो उच्चावच फैक्टर डालना था आपको। तटीय फैक्टर डालना था, तटरेखा के आसपास मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, वो एंगल हो जाएगा। तो तदाई कारक आपको आइडिया लगा हुआ क्या लिखना है। ठीक है। एग्जाम्पल के साथ मैप भी बना सकते चाहिएगा आप। विवेचना कीजिए भारत के वर्षावन क्षेत्रों में वन्य जीव अभयारण्यों के महत्व को। तो वन्य जीव अभयारण्य का महत्व बताना था आपको। वन्य जीव वर्षावन क्षेत्र का रहा। ठीक है। तो वर्षावन क्षेत्र कौन कौन सा हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा आपका पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार वाला क्षेत्र, पूर्वोत्तर वाला क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है। तो वहाँ पर जो जो वन्य जीव अभयारण्य है बता देना था। जैसे कि मेनली जो पश्चिमी घाट में देखा जाए तो हाँ, पे, पेरियार हो जाएगा वन्य जीव अभयारण्य। इसके अलावा पश्चिमी घाट में और भी जो है सत्यमंगलम वगैरह हो जाएगा। तो वहाँ बताना था आपको कैसे इंपॉर्टेंट हो। ठीक है। नीलगिरी तार का एग्जाम्पल ले सकते हैं, टाइगर रिजर्व का एग्जाम्पल ले सकते हैं कुछ। तो उस तरह से आपको इससे बताना था क्या महत्व है। दोनों के लिए महत्व है ये। वहाँ तो जो स्पेसिफिक, जो वन्य जीव स्पेसिफिक है उसके लिए तो महत्व है ही। इसके साथ साथ वहाँ के जो पेड़ पौधे हैं, प्रजातियों की विविधता है पेड़ पौधे की, उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। और यही कारण है कि भारत में तो हॉट स्पॉट है और वहीं पर है जहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है। एक है पश्चिमी घाट, दूसरा है पूर्वोत्तर का क्षेत्र। सॉरी। इस तरह से बता सकते हैं। इसके बाद 16 नंबर आते हैं। भारत में मानव विकास आर्थिक विकास के साथ कदम ताल करने में विफल क्यों हुआ है। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, पर एकदम सिंपल सा दे दिया है क्यों हुआ है। तो आपको अपने से डायमेंशन यहाँ बनाना पड़ेगा। ये सब क्वेश्चन अपने आप में टफ इसलिए होता है ना कि आपको पता नहीं चलता कि 15 में लिखे क्या हम। उसका एक ही एंगल दिख रहा है, क्यों हुआ भाई, ऐसे हुआ है, ये कारण है, यही दिख रहा है आपको। तो ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले तो आप बताइए कि मानव विकास और आर्थिक विकास में अंतराल कैसे है, जिसका इंटर बता सकते हैं आप। बताइएगा कि जो हमारी जो इकोनॉमी है अभी 5वें स्थान पर पहुंच गई है पी नॉर्मल नॉमिनल जीडीपी में। ठीक है। 3.75 के अराउंड, ट्रिलियन के अराउंड जीडीपी है। और परचेजिंग पावर में तीसरे स्थान पर पहुंच गई है, 13 ट्रिलियन की हमारी इकोनॉमी है। तो लेकिन वहीं दूसरी ओर बताना है आपको कि मानव विकास सूचकांक में जो हमारी रैंकिंग है वो 131वें स्थान पर है। तो सोचिए कि हम लोग 5वें स्थान पे हैं जीडीपी में और 131वें स्थान पे मानव विकास में, कितना गैप दिख रहा है आपको यहाँ पे। तो इंट्रो में जब डाल दीजिएगा तो वो दिख जाएगा कि हाँ भाई बिल्कुल विफल है। अब क्यों विफल है, तो क्यों, एक ही एंगल इसका दिख रहा है क्यों, तो क्यों को बांट दीजिए आप। इसके इसके कारण दे दिए, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, राजनीतिक कारण। ठीक है। कुछ प्रशासनिक कारण भी आ जाएंगे। तो सबसे पहले आर्थिक कारण बताना है कि जो हमारा जो जीडीपी का जो विकास हुआ है वो क्लासिकल नहीं हुआ है। ठीक है। एग्रीकल्चर सीधा हम लोग सेवा में ट्रांसफ़र हो गया। और सबसे अधिक जो रोजगार की संभावना होती है वो किस में होती है, इंडस्ट्री में होती है, द्वितीय क्षेत्र में होती है। तो उसका विकास ना होगा, सीधे सेवा का विकास। सेवा में चाहिए कुशल लोग, और हमारे पास सॉरी उतने कुशल लोग नहीं हैं। तो मैक्सिमम लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, क्योंकि वहाँ पर कुशलता की आवश्यकता होती नहीं है, नॉर्मल लोग काम करते हैं। तो ऐसे में बताइएगा कि हमारे जो कृषि की जो जीडीपी में योगदान है 18% है, निर्भरता कितनी है, 45%। तो पर कैपिटा इनकम वहाँ कम हो जाता है। जब पर कैपिटा इनकम कम होगा तो ऑब्वियस है कि उनका वो अपने हेल्थ पर उतना खर्च नहीं कर पाएंगे, पोषण युक्त भोजन नहीं ले पाएंगे, तो उनका हेल्थ
तो मानव विकास नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये एंगल डालना था। दूसरा डालना था कि लोगों के पर कैपिटा इनकम काफ़ी कम है। यहाँ की जो पर कैपिटा इनकम इंडिया की है, बता रहा हूँ मैं कि इसमें शायद 132वें स्थान पर इंडिया है, मतलब 120 से ऊपर है। जब पर कैपिटा इनकम कम रहेगा, क्रय शक्ति क्षमता कम रहेगी, तो ऑब्वियस है कि जो वो अपने हेल्थ पर उतना ध्यान नहीं दे पाएंगे। ठीक है, समुचित विकास उनका नहीं हो पाएगा। ये कारण है। गरीबी है, बताना था कि गरीबी एक कारण है, क्योंकि यहाँ पे तेंदुलकर समिति के अकॉर्डिंग 21.9% गरीबी है। तो ये सारा आर्थिक कारण हो गया। सामाजिक कारण, शिक्षा स्वास्थ्य की स्थिति खराब है अभी इंडिया में। शिक्षा की स्थिति देखा जाए तो शिक्षा है पर स्किल्ड शिक्षा नहीं है। 56% यहाँ के स्नातक हैं जो रोजगार के योग्य नहीं है। ठीक है, इसके अलावा बताना था आपको कि जो प्राथमिक स्तर पर जो एजुकेशन है उसके पीछे डवाडोल है। असर की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बता देना था आपको कि तीसरी क्लास के लगभग 50%, 42% बच्चे और पाँचवीं के लगभग 20% बच्चे किताब पढ़ने में सक्षम नहीं है। तो ये सब कारण था। स्वास्थ्य के बताइएगा कि स्वास्थ्य में तो आ, आधी आधी महिला एनीमिया से ग्रसित है। 67 बच्चे जो जन्म लेते हैं वो एनीमिया से ग्रसित होते हैं। तो ये सारा एंग डालना था। जब स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा तो मानव विकास कैसे हो पाएगा। फिर राजनीतिक कारण बताना था आपको कि राजनीतिक कारण में जो योजनाएं बनती है उसका सही सही परिवहन नहीं हो पाता। बहुत सी 9.5 लाख करोड़ की कल्याणकारी योजनाएं चल रही है, पर अभी भी देखा जाए तो सही लाभार्थी की पहचान में समस्या समस्या है। ठीक है, इसके अलावा योजनाएं टॉप टू बॉटम बनती है, वो प्रॉब्लम है। पंचायत स्तर पर काफ़ी करप्शन है। ये सब बताना था आपको आर्थिक राजनीतिक कारण। फिर सामाजिक राजनीतिक आर्थिक हो गया, बांट दिए। तो आपका आराम से 15 नंबर का हो जाएगा। सॉरी, उपाय बताना था। उपाय क्या है? उपाय में बताना था आपको कि आ, हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसका औपचारिकरण किया जाए। ठीक है, जैसे कि अभी बहुत सारी चीज़ें हैं ऑनलाइन, जो जनधन आधार हो गया, इसके बाद डीबीटी वगैरह हो गया, तो इससे बहुत सी चीज़ें सही हुई है पहले की अपेक्षा में। लेकिन अभी भी बताना था आपको कि स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। तो ये 16 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो इस तरह से अगर सिंपल क्वेश्चन है तो तोड़ के बनाएगा तो 15 नंबर पर आप आसानी से लिख सकते हैं। 17 नंबर, 1960 के दशक में शुद्ध खाद्य आयातक से भारत विश्व में शुद्ध खाद्य निर्यातक देश के रूप में उभरा। कारण दीजिए। तो शुरुआत करना सीधा यहाँ से। इकोनॉमिक सर्वे 22 देश के अकॉर्डिंग हमारा जो ये खाद्य जो निर्यात है, कृषि निर्यात, वो $53 बिलियन हो गया है। और टारगेट को अचीव कर लिया भारत। टारगेट था कि 22 में करना है। तो सोचिए कि $53 बिलियन हम लोग अभी निर्यात कर रहे हैं, और आयात कितना करते हैं? $35 बिलियन। मतलब शुद्ध हम लोग निर्यातक देश बन गया एग्रीकल्चर के मामले में। यहाँ शुरुआत कर दीजिए। और बताइए कि 60 के दशक में हम लोग निम्न स्तर के गेहूँ के लिए भी किस पे डिपेंड थे? तो यूएसए पे डिपेंड थे। कैसे बना? पूछा कैसे उभरा, कारण दीजिए। तो कारण आपको यहाँ बांटना पड़ेगा। सबसे पहला कारण हो जाएगा तकनीकी विकास, जैसे कि हरित क्रांति आई 60 के दशक में। तो उससे क्या हुआ कि जो हम लोग नए किस्म के बीजों का उपयोग करने लगे, खाद्य उर्वरक का यूज करने लगे, इस कारण से उत्पादन क्षमता बढ़ गई हमारी। तो बताना है कि जब कृषि यील्ड है ना, उस 1960 दशक में थी, उससे 4 गुना बढ़ गया हम लोग का कृषि यील्ड। कृषि यील्ड करता है कि एक ही क्षेत्र में कितना आप उत्पादन करते हैं, तो 4 गुना बढ़ गया वो। फिर बताना था कि सरकारी नीतियाँ में आ जाएगी कि नहर वगैरह का विकास, बांध वगैरह का विकास, सिंचाई व्यवस्था लागू की गई बहुत ज़्यादा, कृषि सब्सिडी दी गई है बहुत हद तक, उर्वरक सब्सिडी दी गई है। तो ये राजनीतिक कारण हो गया। इसके अलावा अब बोलिएगा कि जो डिपेंडेंसी थी मानसून पे, वो कम हुई है। शुरुआत में 60 के दशक हमारी 80% जैसा जो एग्रीकल्चर था वो डिपेंड था मानसून पे। आज कितना है? 35% है। इरीगेशन लैंड में इंडिया नंबर 1 है पूरे वर्ल्ड में। ये सब कारण बताना था। इस सब चीज़ों को लेके कहीं ना कहीं हमारा जो जो देश है वो खुद शुद्ध खाद्य निर्यातक देश में कन्वर्ट हो गया है। तो ये सारे एंगल लेके बताने थे आप। फिर 18 नंबर क्वेश्चन कि क्या भारतीय महानगरों में शहरीकरण गरीबों को और भी अधिक पृथक्करण और या हाशिए पर ले जाता है? तो मेनली शहरी गरीब पर क्वेश्चन बना हुआ है। बताना था कि अभी जो अर्बनाइजेशन है 11 के अकॉर्डिंग 30% है, 31% है, जो 2050 तक 50% होने की संभावना है। और फिर दूसरी ओर ये भी बता देना था कि एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कि हमारे देश की जनसंख्या का 5.41% लोग स्लम में निवास करते हैं, जो पूरी दुनिया की आबादी का, पूरी दुनिया के स्लम का 17% है। यहाँ से इसको शुरुआत कर सकते हैं। अब बताना था कि क्या हंसी पर ले जाता है? तो ले जाता है। तो देखिए, क्वेश्चन पूछ लिया ले जाता है। जब क्वेश्चन पूछ लिया, तो बताना है कि हाँ कैसे ले जाता है वो एंगल, और कैसे नहीं ले जाता वो एंगल, दोनों एंगल लेना था आपको। तो ले जाता है बता दीजिएगा कि प्रवासन की समस्या बढ़ रही है। इसके अलावा जो आधारभूत संरचना है वो काफ़ी ख़राब है शहरों की।
कुछ कुछ जो नए शहर बन रहे हैं ना उनके तो चलो ठीक है, वहाँ पर ट्रैफिक की भी समस्या नहीं है, यातायात की भी व्यवस्था क्या, लेकिन जो पुराना शहर है, जब पटना में देखा होगा आपने, जो पटना सिटी का जो एरिया है वो अपने आप से डेवलप हुआ है, उसके लिए कोई योजना नहीं बनाई गई है। वहाँ पर काफ़ी समस्या है हर चीज़ को लेके। तो ये बताना था आपको। इसके अलावा बताना था कि कई शहरी आबादी में कई ऐसी जनसंख्या है, कितने जनसंख्या ऐसे हैं जो कि उनके पास अपना सप्लाई नल भी नहीं है, ये प्रॉब्लम है। ठीक है, तो सारे प्रॉब्लम को बताते हुए आपको फिर बताना था कि सरकार इसके लिए क्या उपाय कर रही है। तो उपाय के लिए आपको जल जीवन मिशन हो गया, शहरी आवास मिशन हो गया, इसके अलावा वन 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 कार्ड, वन राशन वन कार्ड स्कीम हो गई, आयुष्मान भारत हो गया, सारा जितना योजना है सब बता दीजिए। ठीक है, और आगे के राह बताइएगा कि इसके लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग डेटा इकट्ठा करें कि शहरी गरीब जो हैं वो कितने हैं, क्या है, उनका डेटा इकट्ठा प्रॉपर हो, प्रवासन की समस्या क्या हो। तो ये सब सारी चीज़ों को जानते हुए हम इस पर इसका निदान कर पाएंगे। फिर 19वां क्वेश्चन, भारत में जातीय अस्मिता गतिशील और स्थिर दोनों है, कैसे? सॉरी। तो जातीय अस्मिता में बताना था कि गतिशील है तो कैसे और स्थिर है तो कैसे है। तो गतिशील बताना था कि जो हमारा जो सोसाइटी वो चेंज हो रहा है, जैसे कि हमारी सोसाइटी में अब सामाजिक मूल्य के बजाय आर्थिक मूल्य को अधिक वरीयता दी जाती है। तो ऐसे में, और क्योंकि जातीय सामाजिक विशेषता है तो उतना महत्व कम, महत्व नहीं रहता उतना। ठीक है, दूसरा जो हमारे जो एजुकेटेड शिक्षित लोग जो युवा हैं वो कहीं ना कहीं अब इस सब चीज़ों पे उतना भरोसा नहीं करते हैं। दूसरा कारण ये एजुकेशन का बढ़ावा कुल मिला करते हैं, पूर्वाग्रह अब कम है। तीसरा, वैश्वीकरण के कारण ये जो चीज़ें जातीय जैसी चीज़ें वो काफ़ी गतिशील हो गई है। ठीक है, शहरीकरण, शहरीकरण में क्या होता है कि आपको लोग पैसे से पहचानते हैं, आप जाति से नहीं पहचानते हैं। तो ये सब कारण है गतिशीलता का। और स्थिर है तो स्थिर है तो कैसे है? तो स्थिरता का सबसे बड़ा कारण है राजनीतिक, राजनीतिक कारण में है, क्योंकि जो वोट की राजनीति होती है वो जाति पर ज़्यादा होती है आज भी। तो वो एक कारण स्थिर बनाए हुए हैं। जो विवाह संस्था है वो भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो आज जाति आधारित ज़्यादा है आज के समाज में, तो वो कहीं ना कहीं इसको स्थिर बनाती है। तो इन सब कारणों को देना था आपको कि स्थिर है तो कैसे है और गतिशील है तो कैसे है। और एक कंक्लूजन देना था कि अभी भी भारतीय समाज की जातीय संस्था बड़ी विशेषता है। ठीक है ना, लेकिन समय के साथ इसमें परिवर्तन हो रहा है, ये इसका कंक्लूजन देना था। फिर संजातीय पहचान और सांप्रदायिकता, उत्तर उदारवादी अर्थव्यवस्था के प्रभाव की विवेचना कीजिए। तो उत्तर उदारवादी मतलब 1991 से लेकर अब तक बताना था आपको कि क्या क्या बदलाव है। तो ठीक, तो ऊपर वाला जो लिखा था मैंने, जातीय अस्मिता गतिशील वाला, तो यहाँ बता देना आपको। ठीक है, सांप्रदायिकता बताना आपको कि सांप्रदायिकता किस तरह से देखा जाए तो कहीं ना कहीं आ, कम तो हुआ है पर इसका स्वरूप बदला है। जैसे देखिए कि आज वर्तमान सोशल मीडिया के स्तर पर फेक न्यूज़ वगैरह हैं जो सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे देते हैं। ठीक है ना, प्लस फिर राजनीतिकरण, राजनीतिक इसका कारण बहुत सारा होता है। तो वो सारे एंगल को लेकर आपको इसको बताना था। ठीक है, तो इस तरह से आपको टोटल मैंने 20 क्वेश्चन कराया पेपर वन का। ठीक है ना, और इसके बाद ये जो पेपर टू है, पेपर टू मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ क्योंकि मैं पूरा बोल नहीं पाऊंगा, थोड़ी सी खांसी की प्रॉब्लम है तो बीच बीच में खांसी आती रहेगी। तो मैं बस धीरे से एक्सप्लोर कर रहा हूँ, पेपर देख लीजिएगा। ठीक है, पेपर टू कुल मिला के ना ठीक था, कुछ कुछ क्वेश्चन बहुत बेकार टाइप के थे। देखिए, यूपीएससी का पेपर आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है ना, क्योंकि आप कितना ही पढ़ लीजिएगा ना, 7-8 क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे ही आएंगे जो सीधे आपको वहीं पे लिखना होगा। ठीक है, बाकी आप लोगों ने पेपर दिया तो बताइए कि रिव्यू अपना कैसा पेपर था इस बार का। संसदीय समिति से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड था वो आया हुआ है। ठीक है, नाटो से एक्सपेक्टेड था वो आया हुआ है। ये क्वेश्चन नया था आईएमओ के बारे में, ये नया क्वेश्चन था। क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया होगा, अगर आपने पेपर दिया है तो कमेंट में अपना रिव्यू बता सकते हैं। पेपर थ्री का क्वेश्चन है, पेपर थ्री जैसा आता है वैसा ही आया हुआ था। ठीक है, ये सब क्वेश्चन, सूक्ष्म जीव इस समय ईंधन में हो रही कमी को कैसे मदद करेगा, ये स्पेसिफिक क्वेश्चन था। सॉरी, एआई से तो एक्सपेक्टेड तक आना ही आना है। ठीक है, देख लीजिए आप लोग क्वेश्चन को। अगर पीडीएफ चाहिएगा तो आप मैसेज कमेंट कर सकते हैं, पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ये चंद्रयान 3 से क्वेश्चन आना था, ये तो आया ही है कि
लेकिन क्वेश्चन इतना आया कि 15 में इसको लिखे तो लिखे कैसे। देख कितना क्वेश्चन है। भारत के तीसरे चंद्रमा मिशन का मुख्य कार्य क्या है जिसे इसके पहले के और मिशन में हासिल नहीं किया जा सका। जिन देशों ने इस कार्य को हासिल कर लिया उनकी सूची दीजिए। प्रक्षेपित अंतरिक्ष यान की उप प्रणालियों को प्रस्तुत कीजिए और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के आभासी प्रक्षेपण केंद्र की उस भूमिका को वर्णन कीजिए जिसने श्रीहरिकोटा से सफल प्रदर्शन किया है। आपको अगर एक एक इसका पॉइंट पर लिखेगा ना, दो दो पॉइंट, तो पूरा हो जाएगा, पेज भर जाएगा आपका इतना। ऐसा आर्द्रभूमि पे आया हुआ है क्वेश्चन। आईपीसीसी पे आया हुआ है। आंतरिक सुरक्षा का बहुत बड़ा क्वेश्चन था, ये आंतरिक सुरक्षा सीधे पूछ ही लिया था। और खुफिया केंद्रीय खुफिया और जांच एजेंसी की भूमिका पूछा था। ऐसा वित्त पोषण पे हर साल क्वेश्चन आता है, तो इस बार भी आया हुआ था। पेपर फोर देखिए, पेपर फोर इस बार का थी थोड़ा सा देखा जाए तो इसका जो केस स्टडी था पिछली बार की तुलना में ठीक था। पिछली बार बहुत लंबे लंबे केस स्टडी आए हुए थे, इस बार सिंपल थे। और उसमें जो क्वेश्चन जो पूछा था वो भी ठीक था, 2 या 3 क्वेश्चन पूछे थे। लेकिन थ्योरी पार्ट पिछली बार की तुलना में टफ था, थ्योरी पार्ट देखा जाए तो। ठीक है, तो जिनका थ्योरी पार्ट सही गया होगा उनके लिए बेहतर है ये। भाई क्वेश्चन भाई एथिक्स में तो वही है कि 50-60 टर्मोलॉजी है, उसी से क्वेश्चन घुमा फिरा के आते रहते हैं। तो वही आए हुए 3 स्टेटमेंट था, यहाँ पे 3 स्टेटमेंट भी आया हुआ है। इसको हाँ, ये थोड़ा सा क्वेश्चन है। गुरु नानक की प्रमुख शिक्षाएं क्या थी। समकालीन दुनिया में उनकी प्रासंगिकता बया की। गुरु नानक की शिक्षा, और स्पेसिफिक गुरु नानक को पढ़ा कोई ज़्यादा नहीं है। ठीक है, उनकी शिक्षाएं क्या थी। अब जिनका जो उन्होंने भक्ति से भी पढ़ा होगा ना, तो वहीं से थोड़ा बहुत गुरु नानक के बारे में पढ़ा होगा। नहीं तो जिसका हिंदी साहित्य होगा वो थोड़ा बहुत, वैसे उतना पढ़ना नहीं होता है, हल्का फुल्का ही पढ़ना होता है। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी था। बाकी सामाजिक पॉइंट, बाकी देखिए केस स्टडी, सामाजिक पॉइंट बाकी ठीक था। केस स्टडी देख लीजिए, छोटे छोटे आए थे, 3 क्वेश्चन पूछा है इसमें। इसमें 2 क्वेश्चन। हाँ, इस बार की जो विशेषता थी केस स्टडी की वो ये थी कि इसमें पूछा नैतिक दुविधा। अब क्वेश्चन इतना मतलब सिंपल था कि उसमें नैतिक दुविधा निकालना मुश्किल था। ये अपने आप में टफ माना जा सकता है इसमें। बाकी कुल मिला के देखा जाए तो पिछले बार की तुलना में उतना लेंदी नहीं माना जा सकता है, क्योंकि छोटा था। सबसे बड़ा चुनौती क्या पता है क्या होता है इसमें, क्या होता है, पेपर पूरा करना। ठीक है, पेपर पूरा करना चुनौती होती है। ऐसे में अगर केस स्टडी लंबा आ जाए ना, तो उसको पढ़ने में निकल जाता है 10 मिनट। 10 मिनट नहीं तो कम से कम 3-4 मिनट तो लगता ही लगता है तेज़ी से पढ़ने में। और उसको पढ़ने के बाद उसको लिखना 10 मिनट में बहुत मुश्किल काम होता है। ये चीज़ है। इसमें भी 3 क्वेश्चन आए हुए हैं। ये थोड़ा सा लंबा था, तो कुल मिला के ठीक है। इसमें 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। इसमें आपको एक सिविल सेवक अधिकारी जरूर बनाया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है सोशल मीडिया से। तो यहाँ पर ध्यान देना वही होगा कि सिविल सेवा को ज़्यादा लेना देना यहाँ पर नहीं है, वो जानबूझ के फंसाने के लिए दिया हुआ है। ठीक है ना, ये मेनली क्वेश्चन सोशल मीडिया के दुरुपयोग से था। क्वेश्चन नहीं मतलब कैसे सोशल मीडिया का दुरुपयोग से था ये। ठीक है, इस तरह से मैंने पूरा स्क्रॉल कर लिया है। पीडीएफ चाहिएगा तो मैसेज कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए सही लगा होगा। ठीक है ना, हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।